क्लाउड, चलो। आवाज तो अच्छा, सही तो आ कल रही है हम, ना सर आपको? हाँ मुझे भी बिल्कुल सही आ रही है और उम्मीद है आप लोगों को भी सही आ रही होगी। आप लोगों को मसला तो मुझे बता देना, क्योंकि मेरी आवाज़ आना आप लोगों पर और रिकॉर्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और चैट विंडो मैंने खोली भी है, तो कोई अगर कोई बात मुझसे अकेले में पूछना चाहता है तो वो चैट विंडो में भी शेयर कर सकता है। ठीक है जनाब, तो हमने कल बात की थी टेंसर फ्लो की बेसिक चीज़ों की, और उसके अंदर हम एक जगह पे थोड़ा सा अटके थे, और वो थी ईगर एग्जीक्यूशन। और कौन सी एग्जीक्यूशन थी भाई? कौन कौन सी एग्जीक्यूशन थी? कल तो सर हमने अटेंड नहीं कर पाए थे, लाइट अच्छा, कोई चली और गई थी, और इसलिए बाकी 2:30 आप में का से कोई था? करवाया। सर मैं एंड में मतलब वो कर गया था, जब आपने बैक प्रोग्रेशन पढ़ाई थी ना उसके बाद ऑफ हो गया था, अच्छा, तो मैं एंड। तो आखिरी में शायद मैं अकेला था, या और उसमें से कोई आया नहीं ना। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे टेंसर फ्लो की, और उसमें हमने कुछ चीजें जो है वो डिस्कस की थी कि भाई टेंसर फ्लो जो है वो क्या होती है। तो अभी तक हमने देखा था, आज इस क्लास को अगर हम कनेक्ट करें अपनी पिछली दो क्लासों के साथ, तो हमें ये आइडिया हो गया कि यार दो चीजें हमारे लिए जरूरी हैं। एक है मैथमेटिक्स और उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसके लिए प्रोग्राम बनाना। तो कल जो है वो हमने कुछ प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर देखे भी थे। मैं दोबारा एक प्रोग्राम आपको दिखा देता हूँ, काफी कॉम्प्लिकेटेड से प्रोग्राम है। इस तरह के प्रोग्राम हम बनाकर एक छोटा सा अपना मॉडल बना सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली इसके अंदर बहुत सारे अगर हमें ये वाली प्रोग्रामिंग के ऊपर जाएं, यानी अपनी सारी प्रोग्रामिंग खुद करना शुरू कर दें, न्यूरल नेटवर्क की, मशीन लर्निंग की, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा, गलतियों के चांसेस भी होंगे। तो इसके लिए नॉर्मली तौर पर हम कोई ना कोई लाइब्रेरी इस्तेमाल करते हैं जिसमें ये सारी चीज़ें बनी बनाई होती हैं। ठीक है, तो उसमें से जो है वो एक जो है वो हमारे पास टेंसर फ्लो है, जो आपको ये लाइब्रेरियों के सारे फंक्शंस जो है वो निकाल निकाल कर देती है। ठीक है भाई तहसीन, अग्री और नॉट एग्री? अच्छा, तहसीन तो है ही नहीं। तहसीन है ही नहीं है, गुड यार। मुस्तफा? वो भी नहीं है। अबे यार, बस बस उस्मान सही नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो उस्मान सही, तुम बता दो कि क्या ख्याल है तुम्हारा, सही है रॉन्ग या राइट, कि लाइब्रेरी जो है हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? यस लाइब्रेरी सर, सर अपना लाइब्रेरी। टाइम टाइम अपना सेव करने के लिए, कुछ बने बनाए वहाँ पर जो है अल्गोरिथम बने हुए होते हैं, डेटा सेट बने होते हैं, उनको अप्लाई कर लेते हैं, कॉल करके गेट कर लेते हैं। हाँ, मतलब बजाय ये कि हम वो काम खुद करें, लेकिन क्या वो हम काम खुद कर सकते हैं? कर सकते हैं, उस पर लेंथी हमारी प्रैक्टिस होगी, हम और गलतियों के भी चांसेस होंगे। हाँ, ये है ना बात। अब जैसे कि ये हमने एक न्यूरल नेटवर्क पढ़ा भी था पिछली क्लास के अंदर, और इसकी ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी थी जो कि हमने देखी थी, और उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी की थी। तो ये वाली चीज जो है, ये वाले काम कोडिंग जो है हम यहाँ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम दूसरे तरीके पर आ गए हैं, और इसके अंदर जो है हम एक टेंसर फ्लो की लाइब्रेरी इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, टेंसर फ्लो की लाइब्रेरी का फायदा ये है कि इसके अंदर और बहुत सारे ऑप्शंस भी मौजूद हैं, जो हमें जो है जिनकी जरूरत पड़ सकती है, और उनके लिए हमें और ज्यादा टाइम लग सकता है। लेकिन जैसे मिसाल के तौर पर इसके अंदर दोनों ऑप्शन मौजूद हैं कि आपका जो प्रोग्राम है वो सीपीयू के लिए भी ऑप्टिमाइज हो सकता है और जीपीयू के लिए भी ऑप्टिमाइज हो सकता है। तो अगर सर आपके पास कूडा टूल किट है, टेंसर फ्लो सर लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क है? लाइब्रेरी। लाइब्रेरी कह रहे हैं, फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क भी कह सकते हैं क्या? फ्रेमवर्क मेरे हम्म, ख्याल से तो नहीं कह सकते। कहीं तो पढ़ा था सर फ्रेमवर्क है। चलो कोई बात नहीं, आप जो ये भी है, देखे मैं ना, इसी लाइन में जहाँ पे आपने हाईलाइट किया हुआ है वो लाइब्रेरी लिखा हुआ है ना सर, तो इसी लाइन में आ लाइब्रेरी प्रोवाइड बाय टेंसर फ्लो। अच्छा, लेकिन वो ये जो है, ये लाइब्रेरी जो है, ये बोला है लाइब्रेरी प्रोवाइडेड बाय एनवीडिया, तो ये कूडा सर टूल किट की यानी कि बात कर रहा ये है। पूरा टूल किट की बात कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है टेंसर फ्लो इज अ न्यूमेरिकल प्रोसेसिंग लाइब्रेरी यूज्ड बाय द रिसर्चर एंड मशीन लर्निंग प्रैक्टिशनर। अच्छा, लाइब्रेरी इसलिए कि इसके अंदर मेरे ख्याल से फ्रेमवर्क, अब लाइब्रेरी में फर्क क्या है ये कभी आप लोग ढूंढिएगा और मुझसे शेयर कीजिएगा कि यार आप लोगों के ख्याल में फ्रेमवर्क और लाइब्रेरीज के अंदर क्या फर्क होता है। तो अच्छी बात है, ये जरा आप लोग भी थोड़ा रिसर्च कीजिएगा।
तो टेंसर फ्लो की बहुत सारी तारीफें लिखी हुई हैं इसमें, इसको आप पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पर इसमें ये लिखा हुआ है कि भाई टेंसर फ्लो जो है वो CPU, कंप्यूटर, GPU, मोबाइल डिवाइसेस और ब्राउजर तक जो है वो अवेलेबल है आपके पास कैलकुलेशन करने के लिए। अच्छा, टेक्निकली तौर पर देखें, इसके अंदर बड़ी जबरदस्त बात लिखी हुई है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये लिखा हुआ है, टेंसरफ्लो इज अ न्यूमेरिकल प्रोसेसिंग लाइब्रेरी। इसका मतलब है ये नंबर्स या टेंसर के ऊपर काम करती है, इसीलिए टेंसर किसका नाम दिया है। तो इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप यूज कर सकते हैं। तो आप कभी बैठे और इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाएं तो इसकी लाइब्रेरी वगैरह यूज करें ना। अच्छा, इसकी सबसे अच्छी बात ये कि ये C++ पे बनेंगी तो काफी फास्ट है, और ये क्या करती है पीछे से C++ के कोड जो है वो पाइथन के अंदर कर लेती है। ये लो लेवल बातें कर रही है। हाई लेवल के ऊपर हमारे पास कैरस है, ठीक है। वी विल इंट्रोड्यूस द नेक्स्ट सेक्शन। द एस्टिमेटर API contains several pre-made components that allow you to build machine learning made more easily. You can consider building blocks of the template. A deep learning, a model usually refers as a neural network that was trained on data. The model is composed of the architecture, metrics, weights, and parameters. अच्छा, आर्किटेक्चर से क्या मतलब है, कोई बता सकता है न्यूरल नेटवर्क के? सर वो लेयर्स ना, लेयर्स, हाँ, लेयर्स और नोड्स, ठीक है। और उसके एक्टिवेशन फंक्शन, कौन सी लेयर पे कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन है, ठीक है, ये सब चीजें। उसका कौन सा आर्किटेक्चर है, CNN है, कॉन्वोल्यूशनल है, RNN है, जो भी है। और मैट्रिक्स वेट क्या होते हैं? हेलो जी सर, आपने क्या पूछा है? मैट्रिक्स वेट ये क्या है? अच्छा, मैं ये बताऊं, आर्किटेक्चर का जो मतलब है वो है कि वो डेंस है, कॉन्वोल्यूशनल है, RNN है, जो हम आगे चैप्टर 5 से ऑनवर्ड पढ़ रहे हैं, या आपने Q3 में पढ़ा होगा। ये सब चीजें जो है ये आर्किटेक्चर में आती हैं। मैट्रिक्स वेट के अंदर जो हम उसके वेट यानी W जो है वो देते हैं इन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, वो जो है वो उसका मैट्रिक्स वेट है। और पैरामीटर जो है ये है कि कितनी नंबर ऑफ नोड्स होंगी और कितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स होंगे, और बैच का साइज क्या होगा, और लर्निंग रेट क्या होगा, ये सारे के सारे पैरामीटर हैं। तो तीनों चीजें मिलकर क्या बन जाएंगी? मॉडल बन जाएगी। ये लिख लो, कहीं पर काम आएगा। ठीक है, यहाँ पर पूरी स्टोरी लिखी है कि भाई क्या हुआ है 2017 में, क्या हुआ, कैरस किस तरह उसके साथ अटैच हो गया, और कहानी आगे चलती रही। अब उसके बाद एक सिंपल सी डेटा की एग्जांपल जो है वो यहाँ पर दी हुई है कि किस तरीके से हम जो है वो इमेज प्रोसेसिंग करेंगे। यहाँ पर हमने इमेज प्रोसेसिंग की हुई है, इसके लिए हमने टेंसर फ्लो से TF उठाया है, नंबर ऑफ क्लासेस उठाए हैं, ठीक है ना, इमेज का के अंदर कॉलम और रोज हैं वो उठाए हैं, चैनल्स कितने हैं। ये चैनल्स का मतलब क्या होता है भाई? ग्रे स्केल है सर। ग्रे स्केल है, उसका मतलब है कि नंबर ऑफ कलर के लिए जो चैनल है वो कितने? एक ही है। अगर कलर होता तो यहाँ पर 3 चैनल होते, RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू। इनपुट शेप जो है वो किस फॉर्म में है? इमेज रोज है, इमेज रोज कहाँ से? यहाँ से उठाया है। इमेज कॉलम्स है, यहाँ से उठाया है। और नंबर ऑफ चैनल्स यहाँ से उठाया है, सही है। और इसके बाद जो है वो डेटा सेट के अंदर से हमने कैरेज से ही डेटा सेट लोड कर लिया है। लोड करने के बाद हमने एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट दोनों को जो है वो 255 से डिवाइड कर दिया है। इससे क्या होगा भाई? 0 1 में आ जाएगी वैल्यू। हाँ, 0 और 1 के दरमियान में आ जाएगी। स्केलिंग कहते हैं ना इसको, स्केलिंग, नॉर्मलाइजेशन। हाँ, नॉर्मलाइजेशन में मेरे ख्याल से एक और चीज भी होती है, वो क्या होती है याद है किसी को? वन हॉट एनकोडिंग, वो जो इसमें नहीं, वन हॉट नहीं, उसके अंदर हम ये करते हैं कि मीन में सारी वैल्यूज में से मीन को माइनस कर देते हैं। सही सही सही।
तो ये इससे क्या होगा, वैल्यूज छोटी हो जाएंगी, लेकिन ये 0 और 1 के दरमियान में आएंगी या नहीं आएंगी, ये देखना है। अच्छा, और अगर हम इसमें से मीन माइनस कर देंगे तो फिर ये 0 के आसपास आ जाएंगी ना। 0 के दरमियान, 0 इनके दरमियान, हर वैल्यू के दरमियान में 0 हो जाएगा। ये वाली बात समझ में नहीं आई तो सवाल कर लो ताकि मैं समझा दूं। सर इसको सर अगर ये हम ग्रे डिवाइड करेंगे स्केल कर 0 से देगा 1 ना नहीं आ जाएगी? टेस्ट और उसके डेटा ग्रे को। स्केल तो ऑलरेडी है ना भाई, ग्रे स्केल तो ऑलरेडी है। सर 255 से डिवाइड करेंगे फिर ग्रे स्केल होगा ना। नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी चैनल एक है, तो ग्रे स्केल तो है। सर ये 255 डिवाइड करने के बाद ये 0 1 के दरमियान नहीं आएगा? मेरे ख्याल से मीन निकालने से आता है ना। नहीं सर, इसमें करके देखो, इसको भी करके देखो जरा, करके divide देखो। अगर करते- आपके पास एक पाइथन खोलो जरा, कमांड लाइन पे खोल लो, पाइथन मैंने खोली हुई है, शेयर करा देता हूँ, रुक जाओ। एक ए है, एक है 255, 200 और 100। सही है, सर ये वैल्यू आपने कौन सी उठाई है? कोई सी भी उठा ले। असल में आपको ये याद रखना चाहिए, ग्रे स्केल के अंदर वैल्यू होगी 0 से लेकर 255 तक, और कलर में भी जो वैल्यूज होती है वो 0 से लेकर 255 तक होती है, लेकिन 3 चैनल में होती है, रेड, ग्रीन और ब्लू। तो हमारे पास जो भी वैल्यू होंगी, अगर आप ये तस्वीर हमने की वैल्यू चेक, 3 चैनल वाली फिगर उठाई है। ये 3 चैनल नहीं है, ये एक ही, ये अभी ये ग्रे स्केल वाली है। तो सर अगर 255 तक है तो फिर तो लाजमी 0 से 1 के दरमियान आ ही जाएगी वैल्यू डिवाइड करने से, मीन के अब मैं बगैर इसको भी। देखता हूँ ना, मैं इसको मैं करता हूँ कि x इक्वल टू क्या है, आएगी सर, 100% आएगी। a डिवाइडेड बाय 255, यही था ना भाई। तो आप देखो ये 1 और ये 0, ये 0 से 1 के दरमियान में आ गई। जी सर, ये तो हमने पहले भी ठीक है, अब मैंने एक और चीज ली, x इक्वल्स टू a माइनस np डॉट मीन a। इसमें क्या हुआ, ये क्या हुआ है, अच्छा अब मैं इसको अब बताओ दोनों में क्या फर्क है। एक तो कांस्टेंट आ रही है और दूसरी डेसिमल आ रही है। ये वाली चीज में क्या हो रहा है, इस वाली चीज में, ये मुझे बताओ, ये कौन सी वैल्यूज है। सर तो आपने उस a को माइनस करवा दिया मीन ए को मैंने माइनस किया है मीन से, तो इसका मतलब है ये कहलाती है जीरो सेंटर्ड वैल्यू। ये वाली कौन सी है, ये 0 सेंटर। कैसे चेक करो, है या नहीं है, कि ये जो है 0, अब इसमें से कुछ वैल्यू 0 से लेफ्ट पर है, कुछ वैल्यू 0 से राइट पर है। अगर आप देखें तो इसके अंदर मिसाल के तौर पर देखें, यहाँ लिखा हुआ है -85, अगर आप इन दोनों को जमा करें तो सब मिलकर क्या हो रहे हैं, 0 हो जाएंगे। 0 हो जाएगा। तो एक चीज होती है जीरो सेंटर्ड वैल्यू, और ये वाली जो वैल्यू है ये है 0 और 1 के दरमियान में। तो अगर आप प्रॉपर नॉर्मलाइजेशन करना चाह रहे हैं तो आपको दो काम करने पड़ते हैं, एक जीरो सेंटर्ड वैल्यू करनी पड़ती है और दूसरा जो है वो स्क्यू करना पड़ता है। क्यों गया सर? 0 से 1 के दरमियान में करना पड़ता है। सॉरी, मेरे ख्याल से ये -1 टू -1 टू +1 इसके दरमियान में आती है।
क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू माइनस में भी आ रही है, और ये क्योंकि सारी वैल्यू पॉजिटिव है और ये इसमें आ जाएगी। तो ये किताब में मौजूद है, ये आप पढ़ लीजिएगा। तो अगर आप इसको अभी के अभी वीडियो पॉज करके, क्लास के बाद अगर वीडियो देख रहे होंगे तो वीडियो पॉज करके अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो ये समझ में आ जाएगा क्या, और ये इंटरनेट से भी देख लें कि नॉर्मलाइजेशन क्या होती है। तो अभी तक हमने क्या कर दिया, इसको स्केलिंग कर दी है यहाँ पर, और क्या किया है, और उसके बाद हमने ये बना दिया इसमें 128 जो है उसकी नोड है। ये सारी कहानी जो है हम ऑलरेडी चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं। फ्लैटन कर दिया है हमने, लेयर को फ्लैटन कर दिया। लेयर को फ्लैटन करने से क्या होगा भाई, याद आ रहा है कुछ? एक लेयर्स बन जाएगी। नहीं देखो यहाँ लिखा हुआ भी है, पढ़ो ये। वन डायमेंशन में चेंज कर दिया, 1D एरे। हाँ, यानी कि इसके अंदर हमने अगर आपने फ्रैंकोइस शोले की किताब पढ़ी हो तो उसमें उसने नमपाई का मेरे ख्याल से मेथड इस्तेमाल किया था, लेकिन हमें पता लगा कि ये टेंसर फ्लो का अपना एक फ्लैटन का मेथड भी है, सॉरी फ्लैटन का फंक्शन है, जो आपको जो भी आप इसको इनपुट डेटा देंगे उस इनपुट डेटा को कन्वर्ट कर देगा किसमें, 2D से 1D में कन्वर्ट कर देगा खुद ही। फ्लैटन भी यूज किया सर? ये देखो यहाँ पर यूज किया ना, ये नहीं, हमने पहले भी यूज किया हुआ है फ्लैटन। यहाँ पर और कहीं यूज किया है फ्लैटन? यहाँ पर सर इसमें नहीं, क्वार्टर 3 में याद आ रहा है कि क्वार्टर 3 में यूज किया है। अच्छा, शायद किया होगा। तो मुझे वहां पे याद आ रहा है वहाँ दोनों चीजें हमने की थी। ठीक है जी 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 सर, सही। और बाकी ये चीजें लिखी हुई है, नोट दैट द वी डिवाइडेड 0 to get the number the range between 0 से 1 instead of 0 से 255। ठीक है, इट इज अ कॉमन प्रैक्टिस टू नॉर्मलाइज डेटा आइदर इन 0 to 1, ये वाला काम, और आइदर इन -1 to 1। तो हमने जो अभी अप्रोच डिस्कस की थी, जिसके अंदर हम पाइथन का हम कंसोल पे काम कर रहे थे, वो कौन सी वाली था? उसके अंदर -1 से 1 के दरमियान में वैल्यू आ जाती थी, और इस वाली में क्या हो रहा है, 0 से 1। तो ये दोनों चीजें जो है वो हमारे लिए पॉसिबल है। तो इन दोनों को ही जो है वो हम क्या कह सकते हैं, नॉर्मलाइजेशन। ठीक है जी। तो आप लोग भी सही कह रहे थे, गलत नहीं कह रहे थे, और मैं भी सही कह रहा था। तो आपने जो है वो यहाँ पर सारी चीजें बता दी। ये आपका क्या हो गया, आर्किटेक्चर हो गया इसका, और इसके अंदर आपने जो चीजें बताई हैं ये सब पैरामीटर्स है। और उसके बाद जो है हम मॉडल फिट के अंदर जो है यहाँ बता रहे हैं कि हमारा ट्रेनिंग मॉडल क्या है, इपॉक क्या है, ये सारी चीजें हम यहाँ बता रहे हैं। इसके अंदर मेरे ख्याल से फ्रैंकोइस शोले के अंदर इनपुट जो है, एक मिनट, फ्रैंकोइस शोले के अंदर हम अपने मॉडल के अंदर इनपुट बताते थे ना, इनपुट इमेजेस। कुछ याद आ रहा है क्या? देखिएगा कभी, इसके अंदर हमने मॉडल में नहीं बताया है, बल्कि यहाँ पर फिट करते वक्त सारी इंफॉर्मेशन दी है। और इसने यहाँ पर जो टेस्ट वाला डेटा है उसको वैलिडेशन के लिए यूज कर लिया है। हाँ, आप क्या पूछ रहे थे उस्मान? सर ये डेंस में उसने जो पर 3 लेयर्स उसने डिफाइन करी हैं, एक तो फ्लैटन करी है, ऊपर फिर डेंस करी है, फिर एक और डेंस करी है, और जरा सा जी ये फ्लैटन है, डेंस है, ऑफ साइज 128, डेंस ऑफ साइज 10। इसमें सही क्या है फर्क है सर 128 और 10 में? भाई देखो ना, 1 to 8 का मतलब है जो कि हमारा है इनपुट। बताओ भाई, इसको कोई बताओ 1 to 8 में और ये इसमें नीचे वाले में क्या फर्क है? कोई बता दो यार। सर कुछ आप तो, ही बताएं। हाँ भाई, कौन कौन बताएगा? साइज के बारे में बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं? इसकी साइज बता रहे हैं 128। हाँ, 120 नोड होंगी इसके अंदर। हाँ, और ये जो हाँ 784 से 124 पे आ जाएगा। और इसके बाद ये जो नोड है ना, ये वाली, ये पहली लेयर है, सही है।
इस पहली लेयर के अंदर जो है 120 नोड्स होंगी और दूसरी वाली लेयर के अंदर जो है वो 10 होंगी। 10 क्यों होगी भाई? 10 क्योंकि हमारे पास एमनिस्ट के अंदर जो लेबल क्लासेस हैं, लेबल क्लासिफिकेशन है, वो 10 की है ना, 0 से लेकर 9 तक। तो हर जो इमेज है उसका जो लेबल है वो 10 क्लासों पे डिपेंड करता है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ, क्या कह रहे थे, बोलो सर। लास्ट लेयर में तो हमेशा उतने ही आते हैं जितने इनपुट हमारे पास होंगे। नहीं, लास्ट लेयर में उतने आते हैं जितने हमारे लेबल होते हैं, क्लास लेबल होते हैं। सही कह रहे हो तुम, ठीक है, सही है। तो ये क्या करेगा, इसमें बीच वाली जो लेयर है, एक तो इनपुट लेयर है उसमें 784 होंगे, उसके बाद ये बीच वाली लेयर है इसके अंदर 128 होंगे, और यानी कि 784 से कन्वर्ट हो जाएगा डेटा हमारा 128 में, और उसके बाद यहाँ से 10 क्लासेस निकलेंगी और 10 क्लासेस के अंदर हमें प्रोबेबिलिटी मिलेगी, क्योंकि हमने यहाँ पे सॉफ्टमैक्स का फंक्शन इस्तेमाल कर लिया है। सॉफ्टमैक्स का फंक्शन क्या करता है कि ये आपको आपके इनपुट को प्रोबेबिलिटी में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी वही हमारा एक्सपेक्टेड या प्रिडिक्टेड आउटपुट होगा। सही है। मिसाल के तौर पर एक आ रही है 0.5, सॉरी एक आ रही है 0.1, एक आ रही है 0.3, एक आ रही है 0.4, एक आ रही है 0.6। तो जो हमारा 0.6 है वो सबसे ज्यादा है, तो वो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि यार हमारा जो प्रिडिक्टेड लेवल है हमारे न्यूरल नेटवर्क ने जो प्रिडिक्ट किया है वो 0.6 है, और वही जो है वो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट है। तो हम चेक करेंगे 0.6 जो है वो चौथी पोजीशन पर है, तो हमें पता लगा भाई चौथी पोजीशन के अंदर जो है वो 3 है, तो हम 3 को ये एज्यूम करेंगे कि भाई हमारे मॉडल ने ये बताया है कि नंबर 3 जो है इस इमेज का जो ये जो इमेज है वो नंबर 3 की, ये 3 नंबर या 3 डिजिट की है, जिसके अंदर जो डिजिट है वो 3 है। ये वाली बात क्लियर है? अजीब सी, ठीक है जी। और यहाँ पर जो है वो हमारा ट्रेनिंग मॉडल हो रहा है, ऑप्टिमाइजर हमारा SGD है, और हम यहाँ पर स्पार्स कैटेगोरिकल एंट्रोपी जो है वो यूज कर रहे हैं। अगर आपको इसके बारे में कुछ मजीद इंफॉर्मेशन लेना हो आप इसे इंटरनेट कर सकते हैं। यूजेस क्लासेस सिंबल टू पास कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर ब्ला ब्ला व्हाट इज डिफरेंस, और ये सारी चीजें जो है ये आप पढ़ सकते हैं कि भाई क्या स्पार्स करंट फ्रॉम टेंसरफ्लो इज डिफाइन, ये सब चीजें इसके अंदर मिल जाएंगी। देखना पड़ेगा, पूरी डिटेल जो है वो आपको मिल जाएगी आसान अल्फाज में। जो मैंने अभी आपको बताया था कि हमारा जो लॉस है उसकी कैलकुलेशन के लिए हम क्या करेंगे, अपनी पिछली क्लास के अंदर हमने काफी इसके ऊपर डिस्कशन किया था, और 2 लॉसेस जो है वो उसके अंदर हमने डिस्कस किए थे। कौन से लॉसेस तक हमने जो किए थे? L2 लॉस और L1 लॉस, L1 और L2 लॉस था। ये भी एक लॉस की टाइप है हमारे पास। और उसमें शायद क्रॉस एंट्रोपी के बारे में भी कुछ लिखा हुआ है, तो पिछले चैप्टर में इसको आप पढ़ सकते हैं। मैट्रिक्स जो है वो यहाँ पर हमें बताया गया है कि हम मैट्रिक्स जो है वो एक्यूरेसी ले रहे हैं। ये मैट्रिक्स तो पता ही है ना आपको, मैट्रिक्स हमें ये बताता है कि हमारा डेटा कितना सही है और कितना गलत है, इन फॉर्म ऑफ कि लॉस की लेवल क्या है। लॉस, और हमें एक तो लॉस बताएगा और दूसरा क्या बताएगा, हमें 2 चीजें बताते हैं ना। चलो अभी आगे देख लेंगे। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी भी बताता है, लेकिन एक चीज उसका नाम है भूल रहा हूं मैं। अच्छा, अब इसके बारे में यहाँ बताया हुआ है कि भाई स्पार्स कैटेगोरिकल एंट्रोपी क्या होता है, और ये भी बताया कि ये जो कैटेगोरिकल एंट्रोपी जैसा ही होता है, बट ये जो ये वाला जो है कैटेगोरिकल एंट्रोपी, और ये वाला जो है जिसको हमने कहा फार्मर का मतलब होगा ये वाला। 2 बताए हैं उसमें से ये वाला होगा फार्मर डायरेक्टली टेक्स ग्राउंड ट्रूथ लेवल एज इनपुट, while the latter requires ground truth level to be one hot coded already beforehand using sparse loss that save us manually having the transform। तो ये आपको समझ में आ गया कि स्पार्स का और ये कैटेगोरिकल का में हम स्पार्स की तरफ क्यों जा रहे हैं। ये बात समझ में आ गई भाई?
नहीं, आमिर अली बताओ, गॉट इट और नॉट इट? गॉट इट सर, गॉट। ठीक है। फैजान हारून, आप हमारे साथ हैं या सो गए हैं ऑन करने के बाद? सो गए थे सर, आपने उठा दिया, हुक्म करें सर। ये बताओ कि क्या फर्क है स्पार्स कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी में और कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी में? डिफरेंस बताना सर। हाँ, अच्छा ये लिखा हुआ है स्क्रीन के ऊपर, तो आपको अपने जहन लड़ाने की जरूरत नहीं है, वैसे सो रहा है वो इस वक्त। इस जिस पैराग्राफ में लिखा हुआ भी है। वही कोशिश कर रहे हैं सर। अच्छा, सर मैनुअल और ऑटोमेशन का फर्क है शायद। देखो क्यों, स्पार्स कैसे वाला कैसे पता, कैसे पता? इसमें लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है इसमें? यूजिंग द स्पार्स लॉस thus save us from manually having to transform the label, और इससे पहले क्या लिखा हुआ है ऊपर? but the former directly take the ground truth label as input, while the latter require the ground truth label to be one hot encoding already beforehand. अब बताओ क्या फर्क होगा दोनों में? नहीं आया समझ सर। भाई बात यह है कि अगर आप कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी करेंगे जैसे आपने फ्रैंकोइस शोले की किताब से किया था, तो आपको वन हॉट कोडिंग करनी पड़ेगी अपने लेबल्स की, यानी सही। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को आपको वेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसके अंदर एक जगह 1 होगा, बाकी जगह 0 होगा। याद आ रहा है ना, वन हॉट कोडिंग तो याद आ रहा है ना? सही 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 सर। सही है। लेकिन स्पार्स कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी जो है वो इसको इस चीज की जरूरत नहीं होती, इसीलिए इसने क्रॉस एंट्रोपी के लिए स्पार्स कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी यूज कर लिया। सर तो हमें हमने फायदा, स्पार्स भी तो यूज किया है ना। पता नहीं यार, मुझे बहुत सारी चीजें याद नहीं रहती ना, देखना कहीं पे याद किया होगा तो फिर नहीं, देख मुझे लेना। ये याद आ रहा है कि हमने स्पार्स इस कैटेगोरिकल ना यूज किया हो, लेकिन स्पार्स यूज किया है, कहीं और किया होगा लेकिन किया है। हाँ, हमने जो है वो स्पार्स मैट्रिक्स यूज किया हुआ है सेज मेकर के अंदर, किया तो है स्पार्स। है ना? चलो अच्छा भाई यार, याद इतना तो याद आ गया। जब इंसान को एक चीज याद आ जाती है ना, फिर वो दूसरी चीज ढूंढ ही लेता है ना। जैसे आपको पता है स्पार्स, आप किताब विताब ढूंढोगे फिर पता लग ही जाएगा ना। ठीक कह रहे हैं सर जी। इसका ETA भी कम है क्या? हाँ अच्छा, मुझे बताओ कि ये क्या है, इसका मतलब क्या है? SBD एक फंक्शन है सर। सर लर्निंग रेट वो खुद से बता देगा, मतलब खुद से डिसाइड। हाँ मतलब ये कह रहा है कि आप यहाँ पर जैसे हम करते रहते हैं, ये तो हमने ये वाली जो कोड है ये तो हमारे बड़े सिमिलर है ना, ये वाले, ये तो हमने 1000 मरतबा पढ़े तो होंगे, कहीं करे नहीं हो अलग बात है। तो ये बता रहा है कि आप एसडीडी लिख देंगे तो ये इसके बराबर है, जो कि एक्चुअल में मेथड है। लेकिन अगर आप ये वाला इस्तेमाल करेंगे तो आप इसके अंदर कुछ पैरामीटर भी दे सकते हैं, जैसे लर्निंग रेट। अगर आप लर्निंग रेट नहीं देंगे तो क्या होगा ये नहीं पता मुझे। अगर हम लर्निंग रेट नहीं बताते तो क्या रखता है वो? 0.01। सर डिफॉल्ट की वैल्यू तो नहीं पता क्या रखता है। कभी पता भी नहीं किया आप लोगों ने। लर्निंग रेट 0.01 है इसका। 0.01। अच्छा, किसी फंक्शन के आगे लर्निंग रेट या कुछ भी लिखा हुआ हो, वेरिएबल दिया हुआ हो, और उसके बाद इक्वल टू करके इसकी वैल्यू दे दी जाए तो इसका मतलब क्या होता है? सर वो वैल्यू असाइन की जाती सर है ना। वेरिएबल में वैल्यू असाइन हो गई ना, इंटीजर वैल्यू वैल्यू, असाइन। फ्लोट वैल्यू। फायदा क्या है इसका? सर अगर यूजर वैल्यू ना दे तो डिफॉल्ट वैल्यू यूज हो जाएगी। हाँ, इसका मतलब है कि ये वाला जो आर्गुमेंट है फंक्शन का, ये ऑप्शनल हो गया है। अगर देंगे, जो दे देंगे वो रख लेगा, वरना ये वाला यूज कर लेगा। यहां पर देखो मोमेंटम भी दिया हुआ है, इसका मतलब है ये मोमेंटम यूज नहीं करता बाय डिफॉल्ट। राइट और रॉन्ग? सही है सर, डिफॉल्ट में 0 ले लेगा, अगर देंगे तो वो फिर वो पास कर देगा। तो हमें यहां पर मोमेंटम भी देना चाहिए। अच्छा
ये मैं आप लोगों को इस तरह कर करके बता रहा होता हूँ ना, इसका मकसद यही होता है कि यार जब भी कोई किताब पढ़ो ना आप, तो भाई इस तरह के काम कर लिया करो, बजाय ये कि इग्नोर मार के जल्दी जल्दी पढ़ लो। अच्छा, इसमें हमने वर्बोस 1 भी किया हुआ है, जिस अलाउ टू प्रोग्रेस बार, ये हमें प्रोग्रेस बार मिलेगी। ये सब चीजें कब क्यों मिल रही हैं? क्योंकि हमने वर्बोस इसमें 1 किया हुआ है। कहाँ किया हुआ है? ऊपर कोड में, मॉडल में किया, यहाँ पर किया गया ये रहा मॉडल डॉट फिट में था, ये रहा मॉडल डॉट फिट, मॉडल फिट ट्रेनिंग द मॉडल में वर्बोस 1 किया हुआ। ठीक है, सर आपने भी बताया था थोड़ी देर पहले, जैसे आर्किटेक्चर होता है हमारा RNN, हमने कौन सा मॉडल यूज किया, RNN CNN, है ना? सही है। लेकिन इसमें जो अभी हमने आपने ऊपर जो बिल्कुल सिंपल दिखाया है, उसमें हमने सिर्फ सिंपल डेंस लेयर्स लगाए हैं, तो इसमें आर्किटेक्चर की डेंस लेयर बनेगा। हाँ, ये डेंस है ना। डेंस के अंदर क्या होता है कि वो आपका इनपुट लेता है और उसको जो रेंडमली इनिशियलाइज W होते हैं शुरू में, उनको जो है वो मल्टीप्लाई करता है और उनका सम निकालता है और उनके ऊपर एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करता है और अगली लेयर को भेज देता है। हर नोड यही करती है। ठीक है सर एक बार रिपीट करिएगा, समझ थोड़ा सा जल्दी ऊपर से चला दिखा देता हूँ। ये देखो, इसमें क्या हो रहा है कि ये आपका इनपुट है और ये आपके यहाँ पे पैरामीटर्स हैं। इसको मैं दोबारा यहाँ पे तस्वीर में दिखा दूंगा। सर ये हमें कोडिंग करनी तो नहीं होगी ना, हमें बस लाइब्रेरी में इसको रन करवाना होगा। हाँ, लाइब्रेरी में रन करवा ले। कहाँ पर ये देख लें, ये नजर आ रही है आपको? सही है। ये है कि आपके इनपुट है, ये आपका W है और ये पार्टी हो रही है। यानी कि आपने दोनों को मल्टीप्लाई किया, उनका सम लिया, उनके ऊपर फंक्शन अप्लाई किया, उनमें बाइज ऐड किया और ये आगे आपने भेज दिया। फंक्शन क्या है? फंक्शन ये है, ये आप देख सकते हैं कि ये जमा कर रहा है, इन सबको मल्टीप्लाई कर रहा है। यहाँ पर एक्टिवेशन फंक्शन नहीं बताया गया है, लेकिन ये कि इसमें बात जगहों के ऊपर एक्टिवेशन फंक्शन भी इस्तेमाल हो रहा है। तो ये सारी कहानी है। अब हर लेयर जो है वो ये एक सिंगल है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये काम मल्टीपल लेयर में हो रहा है, तो ये डेंस है। अब जब हम कॉन्वोल्यूशन की बात करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर तो कॉन्वोल्यूशन के अंदर जो है तो यहाँ पर जो है कुछ आगे की चीजें हो रही हैं जो यहाँ पर अभी मेंशन नहीं है। इंटरनली जो है वो ऐसे ही हो रहा है, लेकिन आगे जाकर इसमें और भी चीजें हो रही हैं। जैसे कॉन्वोल्यूशनल के अंदर वो क्या करेगा कि आपके डेटा का एक छोटा सा हिस्सा लेगा, उसको प्रोसेस करेगा, फिर उसके बाद वाला करेगा, फिर उसके बाद वाला करेगा। ये हमने चैप्टर 5 के अंदर काफी डिटेल में डिस्कस किया था, तो आप देख लीजिएगा। चैप्टर 5 की वीडियो बनी हुई होंगी, उसमें से देख लेना। नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना। तो बना के जो भेजा था आगे छोटी। हाँ, अच्छा जी, आगे चलें। तो ये हमारे मेन स्टेप हैं और ये हमारे परफॉर्मेंस आ गई इसमें। अच्छा, ओवरफिटिंग का मतलब क्या होता है? यहाँ पे बड़ी अच्छी डेफिनेशन लिखी हुई है, ये हमेशा याद रख लीजिए। रटा देना सर उसको, मॉडल को, वो सब चीजों को फिर वही बताता रहे। हाँ, देखो क्या है ये, व्हाट इज ओवरफिटिंग? उस्मान बताओ क्या है भाई? उस्मान सो गया जाकर। नहीं सर, ट्रेनिंग एक्यूरेसी इज ग्रेटर देन टेस्ट एक्यूरेसी। हाँ, इखलाकी तौर पर अगर हमारा मॉडल सही ट्रेन हो गया है तो हमारी ट्रेनिंग एक्यूरेसी और हमारी टेस्ट एक्यूरेसी एक जैसी होनी चाहिए। लेकिन जब वो ज्यादा एक ही चीज को बार बार याद कर लेता है तो वो ओवरफिटिंग है। हाँ, लेकिन फेरेंक्वेस्ट शोले इसको कहते हैं वैलिडेशन एक्यूरेसी। यानी फेरेंक्वेस्ट शोले की अगर आप किताब देखें तो उसके अंदर जो वैलिडेशन डेटा वो डाल रहा होता है, वो टेस्टिंग नहीं कर रहा होता, वो वैलिडेशन डेटा डाल रहा होता है
वैलिडेशन डेटा के अंदर बताता है कि यार ग्राफ याद आ रहे हैं आपको वैलिडेशन डेटा के ग्राफ? वो तो सर हम तोड़ते हैं ना डेटा को, ट्रेनिंग में, वैलिडेशन में और हाँ नहीं तोड़ते तो हैं, लेकिन आप ये देखें कि इसके अंदर ये इसको टेस्टिंग कह रहा है, इसीलिए इसने क्या किया हुआ है यहाँ पर, अगर आप देखें वैलिडेशन में टेस्टिंग का डेटा डाल दिया है। वैलिडेशन के बाद टेस्टिंग आता है ना सर? हाँ, फ्रैंकलिन शुरू तो अलग से टेस्ट कर रहा होता है ना इवैल्यूएट मेथड से, लेकिन इसके अंदर इस जो ऑथर है उसका ख्याल है कि भाई सिर्फ ट्रेनिंग और टेस्टिंग होती है, तो इसके लिए उसने क्या किया, वैलिडेशन के तौर पर टेस्टिंग का डेटा दे दिया, अलग से टेस्ट नहीं कर रहा है। तो वैलिडेशन में टेस्ट का ही डेटा जा रहा है? हाँ, मतलब ये भी एक अप्रोच है, ये इसका ख्याल है। करेंगे? ये वैलिडेशन ही कर रहा है, ये बोले टेस्टिंग कैसे करेंगे? ये मतलब टेस्टिंग कर ही नहीं रहा है, ये वैलिडेशन के ऊपर ही डिसीजन ले रहा है। मतलब हम प्रेडिक्शन से कैसे करवाएंगे फिर? इसमें सब डाटा देख लिया, हम तो अनसीन डाटा देते हैं वैलिडेशन के उसके लिए। नहीं देखो, प्रेडिक्शन अलग चीज है, लेकिन अगर फ्रैंकोइस शोले की किताब के ऊपर जाएं तो वहां पर मैं देखता हूँ किताब कहाँ है। इसको तो हमने ट्रेनिंग के वक्त ही सारा डेटा शो कर दिया, टेस्ट भी और ट्रेनिंग भी। हाँ, लेकिन फ्रैंकोइस शोले करता है कि टेस्टिंग में से थोड़ा सा निकाल लेता है। तो सर पे वही डिवाइड हो गया ना, वैलिडेशन का एक अलग पार्ट बन गया ना। हाँ, लेकिन असल में देखा जाए तो वो भी टेस्टिंग का ही डेटा होता है। वो तो होता है, लेकिन उसको 3 हिस्सों में हमने कर दिया ना, ट्रेनिंग, वैलिडेशन, टेस्टिंग। हाँ, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये ट्रेनिंग और टेस्टिंग पे रख रहा है, वैलिडेशन में जा नहीं रहा। अगर आप देखें ना मशीन लर्निंग के बहुत सारे ऐसे आपको एल्गोरिथम या बहुत सारी ऐसी बुक्स मिलेंगी जहां पर सिर्फ ट्रेनिंग होता है और टेस्टिंग होता है, वैलिडेशन उसमें डिस्कस नहीं किया जाता। इसके अंदर वैलिडेशन यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है, और यहाँ पर देखें ये क्या कह रहा है कि भाई जहां पर ये, अगर आप किताब दोबारा पढ़ लीजिएगा, पेज नंबर 98 है कि यार जहां पर जो है वो आपका ट्रेनिंग और वैलिडेशन अलग अलग हो गए हैं, वहीं पर जो है इसने अपने आप को ब्रेक कर लिया। तो इसके अंदर आप देखिएगा, इसमें हम 20 इपॉक तक लेके गए हैं, और इसके अंदर इसने जाकर इसको चेक किया और फिट किया, और इपॉक 4 कर दिए। ये 4 क्यों किए इसने? सर 4 दफा चलाएगा? हाँ नहीं, लेकिन पहले इसने 20 दफा चलाया था, आप 4 दफा क्यों चला रहे हैं? ओवर फिटिंग की वजह से सर। ओवर फिटिंग के बाद इसने यहाँ पे चेक किया, यहाँ पर उसको पता लगा कि यार चौथी इपॉक के बाद जो है डेटा ओवरफिट होना शुरू हो गया है। तो ये इस मॉडल को रीट्रेन कर रहा है और इसको लिमिट कर रहा है कि भाई 4 से ऊपर मत जाओ। क्यों? क्योंकि ये ओवरफिटिंग से बचाना चाह रहा है। एक्यूरेसी की वजह से ना, एक्यूरेट होता जा रहा है, इस वजह से ये कम करेगा। हाँ देखो, इसमें देखो ये वैलिडेशन की एक्यूरेसी है और ये ट्रेनिंग की एक्यूरेसी है। ट्रेनिंग की एक्यूरेसी बढ़ रही है, तो ठीक है, लॉस जो है। अच्छा सर, एक बात है, जब हम इसको दोबारा इपॉक देंगे तो ये तो डेटा देख चुका होता है, तो इस पे हमारे असर नहीं पड़ेगा? असर पड़ भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, हमें तो मॉडल ट्रेन कर लिया ना। उसकी वजह ये है कि हमने इसको कट कर दिया, 4 नंबर भी कट कर दिया ना। अब हम उसी डेटा को सर इपॉक देंगे, मजीद 3 देंगे, 4 देंगे या 6 देंगे, तो नहीं, तो अभी देख चुका है डेटा। नहीं देखो, अभी सिनेरियो देखो, सिनेरियो ये है कि आपने इसको कितने इपॉक दिए थे? 20 दिए थे फर्स्ट टाइम। ठीक है, अब 20 के बाद जो है ये 20 में इसने उसने डेटा हमारा सारा देख लिया है। हाँ देख लिया, ठीक है, ये मॉडल बन गया। अब मैंने क्या किया, उस मॉडल को डिलीट कर दिया, अब नया मॉडल बना रहा हूँ। तो अब नया मॉडल जब मैं बना रहा हूँ, मेमोरी में से पुरानी चीजें सारी उड़ गई। अच्छा, उसको यानी कि डिलीट कर देंगे, ये आप कहना चाह रहे डिलीट का मतलब ये है कि जब हम दोबारा बनाएंगे तो पुराना वाला खुद ही डिलीट हो जाएगा ना, हैं? नहीं होगा? रिमूव कर दें उसको। देखो मैं तुम्हें बताऊं दोबारा यार, सही है सर, लॉजिक समझ गया। अगर मैं जो हूं, लिखा हुआ a इक्वल टू 1 2 3, अब मैं लिख रहा हूं a इज इक्वल टू, तो क्या होगा? एरर शो करेगा ना, वही तो ये डीप तो लर्निंग वाला पुराना deep learning वाला आ जाएगा सर। पुराना वाला डेटा खुद ब खुद ही डिलीट हो गया ना। ओवरराइट हो जाएगा ना सर? ओवरराइड हो जाएगा। हाँ, लेकिन अब ये चीज होती है, आपने पुरानी वाली चीज खत्म करके नहीं डाल दी, तो जब एक मर्तबा जो है सर आवाज जब नहीं आ रही तो हाँ आवाज बोल रहा हूँ, अब आ रही है? ये बार आ रही है। आ रही है सर। अच्छा, अब जब एक सही है मर्तबा सर, हम आपने आपकी लॉजिक को समझ।
जब एक मर्तबा अब आपकी यहाँ पर logic- देखें, ट्रेनिंग बिल्कुल नए सिरे से शुरू से जीरो से हो रही है। तो अब हाँ, अगर मैं इसके अंदर इपॉक बढ़ा दूंगा तो मैं कह सकता हूं कि भाई डेटा जो है वो डिलीट हो रहा है, या मैं यहाँ पर वैलिडेशन वाला डेटा बढ़ा दूंगा तो वो ये बोलेगा कि भाई वैलिडेशन का डेटा भी जो है वो यूज हो रहा है यहाँ पर। तो इसके अंदर पूरी कहानी है कि किस तरह से जो है वो हमारा डेटा लर्न करता है, लेकिन वो सिंपल स्टेप नहीं है कि अगर हमने एक डेटा को, तो एनीवे तो बताने का मकसद ये है कि आपने यहाँ पर 4 इपॉक बनाई। अब 4 इपॉक बनाने के बाद ये श्योर हो गए कि हमने इसमें से ओवरफिटिंग को बचा लिया। हमारा डेटा ओवरफिट कब हो रहा है? हमारा डेटा ओवरफिट हो रहा है 20 epoch लगा। चौथी इपॉक के बाद। क्यों चौथी इपॉक के बाद? कि चौथी इपॉक तक वैलिडेशन में भी इंप्रूवमेंट आ रही थी, लेकिन उसके बाद जो है वो वैलिडेशन जो है वो बजाय इंप्रूव होने के थोड़ा नीचे ही चला गया है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर चौथी इपॉक के बाद जो है वो डेटा को हमें मजीद ट्रेन की जरूरत नहीं है, तो हमने नया मॉडल बनाया और नए मॉडल के बाद हमने 4 इपॉक के ऊपर रखा और हम इसके ऊपर हमने पता चेक कर लिया कि हम जो है वो ओवरफिटिंग से बच चुके हैं। और उसके बाद हमने यहाँ पर एक नई चीज की है, ये इवेल्युएट है, जो ये अभी तक जो है ये जो नई वाली बुक है कंप्यूटर विजन वाली, इसमें नहीं हुआ हुआ, लेकिन ये जो मॉडल डॉल इवेल्युएट है इसके अंदर जो है हमने इसको इवेल्युएट किया और ये हमारा एज पर फ्रैंकोइस सोले ये हमारा टेस्टिंग एक्यूरेसी है, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने कुछ डेटा को प्रिडिक्ट करके देख लिया। हमारे पास 3 चीजें हो गई, एक हो गई प्रिडिक्शन जिससे हम प्रिडिक्ट कराते हैं, एक हो गई इवेल्युएट जिससे हम इवेल्युएट कराते हैं, टेस्टिंग चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं अपने डेटा को, और एक हो गया हमारा वैलिडेशन। जबकि यहाँ पर जो है वो वैलिडेशन हो रही है, सिंपल, और इसी को वो टेस्टिंग का काम नाम दे रहा है। और ये बता रहा है कि भाई हमारा डेटा जो है वो ओवरफिट हो रहा है। सर फिर से हम ट्रेनिंग करवाई, इवैल्यूएट से हमने क्या किया, चेक किया उस पर। हाँ, इसमें हमने जो फ्रैंकोइस शोले की किताब थी उसके अंदर हम फिट के अंदर वैलिडेशन डेटा देते थे और ट्रेनिंग डेटा देते थे, तो हमें ये पता लग जाता था कि हमारा डेटा ओवरफिट हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर वैलिडेशन और ट्रेनिंग दोनों के अंदर इंप्रूवमेंट आ रही है, जहां तक दोनों में इंप्रूवमेंट आ रही है वहां तक डेटा हमारा लर्न कर रहा है। उसके बाद अगर सिर्फ ट्रेनिंग में इंप्रूवमेंट आ रही है लेकिन वैलिडेशन में इंप्रूवमेंट नहीं आ रही, इसका मतलब है हमारा डेटा, हमारा मॉडल जो है वो ओवरफिटिंग का शिकार हो गया है। तो हम उस जहां पर दोनों में इंप्रूवमेंट आ रही है वहीं पर अपने इपॉक्स रोक देंगे। यहां पर इस वाले अप्रोच के अंदर इन्होंने क्या किया है कि टेस्टिंग का स्टेप जो है वो खत्म कर दिया है और वैलिडेशन को ही एज अ टेस्टिंग ले लिया है, जो कि गलत नहीं है। फॉलोइंग 3 मेन स्टेप, क्रिएट द मॉडल, क्रिएटिंग करेंगे मॉडल को, ट्रेनिंग द मॉडल। हाँ, फिट से हमारी ट्रेनिंग होता है ना, क्रिएट का मतलब ये होता है कि हम मॉडल बनाया हमने और फिट के जरिए हमने ट्रेन करा लिया। ये पॉइंट नंबर 2 है ना? पॉइंट नंबर 2 में तो हम मॉडल बना रहे होते हैं ना, ये जो हम मॉडल बना रहे हैं, पता नहीं कहाँ चला गया। टीचिंग टाइम, ये तो सर हमारे सर के ऊपर से गुजर गए सारे फार्मूले देखो, कोशिश करो समझने की। ज्यादातर फार्मूले सिवाय डेरिवेटिव के आप समझ सकते हो, वो आसान है। अगर डेरिवेटिव के अलावा कोई फार्मूला आपके सर से गुजर रहा है तो आप मुझसे डिस्कस कर लेना कि सर इस फार्मूले को एक्सप्लेन कर दें। व्हाट्सएप के ऊपर वो फार्मूला मुझे कॉपी पेस्ट कर देना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा वॉइस नोट के अंदर, ठीक है। अच्छा, ये जो है ये मॉडल बन रहा है और फिट के जरिए ये मॉडल चल रहा है, ट्रेन हो रहा है। समझ में आ रही है ना बात? बिल्डिंग द मॉडल सीक्वेंशियल, इसमें लेयर सीक्वेंशियल में होंगी सारी, स्टेप बाय स्टेप। हाँ, अब तो पता है ना सीक्वेंशियल और फंक्शनल में क्या फर्क होता है? जी, सीक्वेंशियल में एक सीक्वेंस से लेयर्स होती हैं सारी, और फंक्शनल में क्या होता है? फंक्शनल में नहीं पता सर। तो जिस तरह कोडिंग डिफाइन किया गया होगा
ऑल्टरनेट तरीके से आएगा या जिस तरह डिफाइन किया होगा उस तरह आएगा। सही है। और फंक्शनल में सर ये तो नहीं होता ये कोई पूरे ट्रेन मॉडल उठा लिया और उसमें एक अपने नोट्स लगा दिए, हाँ, लेयर ये लगा सारे दिए। काम फंक्शनल में करते हैं, हम सीक्वेंशियल के अंदर A1 to Z चला रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा ये वाली सब चीजें हम कल पढ़ चुके थे, तो इसलिए मैं इस पर ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा हूँ। हाँ, ईगर एग्जीक्यूशन वगैरह ये आप कल की वीडियो में देख लीजिएगा, जो कल जो है वो नहीं देख सके थे। मुस्तफा, तहसीन, ये सब लोग जाकर इसमें से देख लेंगे। और ब्रेक ये जो है ग्रेडियंट टैब जो हम पढ़ रहे थे, मैंने बाद में ग्रेडियंट टैब को और मजीद देखा था कि ग्रेडियंट टैब जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो आपके डेटा को कन्वर्ट कर देता है उसके डेरिवेटिव के हिसाब से, और उसकी जो ऑप्टिमल वैल्यू है वो निकाल कर दे देता है। बाकी ये कि इसकी आप स्टडी कीजिएगा, ग्रेडियंट टैब को जाकर देखना टेंसरफ्लो की वेबसाइट पे, तो ये आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उसकी एग्जांपल्स जो है वो यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है ये आपको इनपुट लेयर्स और समरी वगैरह बताइए जो अभी हम डिस्कस करके आए थे। इसके अलावा ये भी आपको याद होगा कि इसमें डॉट सेव का ऑप्शन होता है, जिसमें हम मॉडल को सेव कर सकते हैं, जिसके अंदर क्या क्या सेव होगा, आर्किटेक्चर, करंट स्टेट ऑफ ट्रेनिंग, तो ये भी आप कर सकते हैं। अच्छा जी, और क्या है, सेव वेट्स, ओनली सेव वेट्स, तो सिर्फ वेट्स भी सेव करा दें या पूरा का पूरा मॉडल सेव करा दें। सेव वेट्स का फायदा क्या होता है, आप लोगों ने फंक्शनल प्रोग्रामिंग सीक्वेंशियल के मॉडल के अलावा फंक्शनल मॉडल भी देखा था ना, तो उसमें सेव वेट्स हमारे काम आ सकते हैं। याद करो, चैप्टर 7 या 8 या 9 था, कौन सा था? यस हो गए सर। सब जगह। ऑन अब्बास, याद आ रहा है कुछ? ऑन अब्बास हमारे साथ, ऑन अब्बास हैं? ऑन अब्बास, सर ये सर हम सेव वेट करा के फिर लोड वेट कराते थे, वहीं से फिर आगे हाँ, ट्रेनिंग शुरू। फायदा 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 सर ये होता है कि ना हमें मॉडल दोबारा ट्रेन नहीं कराना पड़ता, वहीं से लोड वेट करके वहीं हाँ, उसके मतलब आगे ये है से कि अगर हम चाहें, मेमोरी क्रिएट कर देता है, मेमोरी क्रिएट हाँ, कर देता है सारी पिछले चीजें नहीं वाली। आती, सिर्फ जो बेस्ट फीचर होते हैं ना वो, यही चीज हम योलो में भी करेंगे, उसके वेट्स लेंगे। हाँ, मसला ये है, बिल्कुल सही है, क्या इसमें हम ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा, योलो के अलावा जो दूसरा मुझे याद आ रहा है, मुझे किताब का आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि अगर आप दो जगह पे अलग अलग ट्रेनिंग करा रहे हैं, एक जगह पे आपने ट्रेनिंग करा ली 10 इपॉक्स की, और उसके बाद उस ट्रेनिंग के वेट्स को उठाया और दूसरी जगह पे ले गए, तो अब आपकी जो ट्रेनिंग है वो थोड़ी बहुत पैरेलल हो गई। दो अलग अलग कंप्यूटर पे ट्रेन कराकर आप मर्ज कर सकते हैं वेट्स को। सर इसका ये है कि ना मिसाल के तौर पर आपने ट्रेनिंग करा ली, ठीक है, आपकी जितनी भी इपॉक है उसकी ट्रेनिंग आ गई, उसके बाद आपने मॉडल डॉट सेव कर लिया, ठीक है। अब जब आप उसके आगे से फाइन ट्यूनिंग कराना चाहें, वो कराना चाहें, तो फिर आप लोड वेट करेंगे तो उसके आगे से शुरू होगी 95, अगर 95 तक आपकी एक्यूरेसी आ हाँ, गई सही उसके है, आगे। ठीक है, समझ में आ रही है। इसका मतलब याद है आप लोगों को, और एक मर्तबा किताब पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ पे फंक्शनल एपीआई के बारे में भी बता दिया है। ठीक है, और फंक्शनल न्यूरल नेटवर्क के बारे में बताया कि वन स्टाइल है। इसके लिए आप चैप्टर 6 जो है वो फ्रैंकोइस शोले का देख लेना, 6 नहीं सॉरी 8 या 9 देख लेना, तो उसमें आपको ये सब चीजें मिल जाएंगी। ठीक है जी, अब हम आते हैं कॉल बैक के ऊपर। कॉल बैक में पता ही है ना आप लोगों को क्या होता है, यस सर। क्या करता है? सर ये क्या करते हैं, कॉल बैक के सर कई फंक्शन है वैसे। ये क्या करता है, यहाँ पर आपने एक्यूरेसी डिफाइन की होती है ना कि 99.9 पे जिस तरह ही आए फौरन स्टॉप कर देना, तो ये स्टॉप कर देता है। ठीक है, और सर ये भी और बात सही देखो है ना स्क्रीन कि पे भी, स्क्रीन पे भी कुछ लिखा हुआ है। जब तक मतलब ट्रेनिंग सर हमारी डिफाइन अच्छी जा रही परफेक्शन है। के जितना करीब आ जाए फिर वो स्टॉप कर दें इसको। ठीक है, और एक तो सर ये भी हमने, एक तो और ये भी फिटिंग पढ़ा, से नहीं एक तो ये भी पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे और भी चीजें हैं। मिसाल के तौर पर ये कि यहाँ पे CSV लॉगर भी है, जो आपकी ट्रेनिंग की इंफॉर्मेशन को एक CSV फाइल में डाल रहा होता है।
नॉर्मली तौर पर तो स्क्रीन पे दिखा रहा होता है ना, आप मैं मुझे स्क्रीन पे मत दिखाओ, एक CSV फाइल में डाल दो, तो वो जो ट्रेनिंग की जो इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पे दिखा रहा होता है वो CSV फाइल में भी डालना शुरू कर देता है। और आप जो बात कर रहे थे वो अर्ली स्टॉपिंग की बात कर रहे थे ना, अगर वो इम्प्रूव नहीं हो रहा तो रुक जाएगा। सारे के साथ डीप लर्निंग वाले में भी है सर, 8 में हाँ पता नहीं 7 में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। और ये लर्निंग रेट शेड्यूलर का मतलब क्या है? सर इसमें हम वो रखते हैं ना कि मतलब हमारा लर्निंग पॉइंट क्या हो, 0.01 हो। चेंज होता रहेगा सर, चेंज कर देंगे, हम शेड्यूल दे देंगे कि भाई इतनी इपॉक के बाद लर्निंग रेट ये कर देना, इतनी इपॉक के बाद लर्निंग रेट ये कर देना। तो शुरू शुरू में हम ज्यादा रखते हैं, फिर आहिस्ते आहिस्ते हम कम कर देते हैं, ताकि हम लोकल एक्यूरेसी को ज्यादा अच्छा तरह मैनेज कर लें। और ये क्या है सर? लर्निंग रेट चेंज हो रहा है, मतलब उसके हिसाब से। ठीक है, लेकिन ये कब हो रहा है? जब लॉस की इंप्रूवमेंट की वजह से ना सर। हाँ, लॉस अगर स्टॉप हो जाए इंप्रूव करने से, तो हम लर्निंग रेट जो है थोड़ा सा कम कर देते हैं, कि हो सकता है या अच्छा हो जाए। कस्टम कॉल बैक भी बना सकते हैं इसके अंदर। अच्छा, और एडवांस कॉन्सेप्ट क्या है? एक फंक्शन भी है, ऑटोग्राफ मॉड्यूल, TF फंक्शन डेकोरेटर एंड द ग्रेडियंट टैब कॉन्टेक्स्ट मैक ग्राफ क्रिएशन एंड इमेजिन वेरी सिंपल। ये TF फंक्शन आप लोगों ने पढ़ा था ना अभी पिछली क्लास के अंदर, जिसके अंदर हम डेकोरेटर के लिए बताते हैं कि हमारी एग्जीक्यूशन ईगर एग्जीक्यूशन होगी या कौन सी होगी। दो होती है ना, कौन कौन सी होती है? As function engine, when calling function decorated with TF function first time, TensorFlow will create a graph corresponding to the function's operations. TensorFlow will cache the graph so that the next time the function is called, graph creation will not be necessary. तो अब इसमें क्या कर रहे हैं हम? इसमें कर रहे हैं टू इलस्ट्रेट लेट्स क्रिएट अ सिंपल आइडेंटिटी फंक्शन। या सिर्फ एक फंक्शन बना रहे हैं, एक आइडेंटिटी फंक्शन जो ये बन गया। अब इसके अंदर क्या कर रहा है? द फंक्शन विद प्रिंट मैसेज एवरी टाइम TensorFlow create a graph corresponding to this operation. In this case, since TensorFlow is caching the graph, it will print something only first time it runs. तो हमने इसको क्या किया? TF random और TF random को 2 मरतबा चलाया और हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब आप यहाँ पे देखें, आइडेंटिटी 1 और आइडेंटिटी 2, प्रिंट क्रिएटिंग ग्राफ और नथिंग इज प्रिंटेड। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? आपने जो है वो एक रैंडम वैल्यू ली x1 और x2, उसको आपने आइडेंटिटी में डाला। जब आपने आइडेंटिटी में डाला तो उसने इस ग्राफ को किस तरह एग्जीक्यूट किया जाएगा उसको आपने कैशे में कर लिया, सही है, और उसकी वैल्यू जो है प्रिंट दे दी। जब आप पहली मर्तबा इस फंक्शन को चलाएंगे तो वो लिखा हुआ आएगा आपके पास क्रिएटिंग ग्राफ, लेकिन जब अगली मर्तबा चलाएंगे तो कुछ भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो ग्राफ है ये आपके कैशे में आ गया है, वो इस कैशे के रिजल्ट को ही यूज कर लेगा, तो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देगा। ये इसके TF फंक्शन की वजह से हो रहा है। ये बात समझ में नहीं आई है तो सवाल कर लो कोई। नहीं समझ में आई बात? सर समझ में तो आ गई, लेकिन वो सिर्फ एक बार क्यों बना रहा है? एक बार इसलिए बता रहा है, एक मर्तबा इसलिए बता रहा है कि दोनों मर्तबा आप जो वैल्यू दे रहे हैं वो सेम है। नहीं, अगर अलग अलग भी दें तो फिर अलग अलग देंगे तो देखो यहाँ पर वो बता रहे हैं ना, however note if we change the input type, TensorFlow will create the input type, लेकिन हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो किस तरह प्रोसेसिंग करेगा वो कैशे कर रहा है। दिस विल एक्सप्लेन द। अब इसको तुम अपने वैल्यू चेंज करके भी देखना, मेरा ख्याल है कि अगर हम वैल्यू भी चेंज कर देंगे तो आपके पास रिजल्ट चेंज आ जाएगा। ट्राई करके देखें। सर ये ग्राफ बनाने के लिए कर रहे हैं? नहीं नहीं, वो ग्राफ जो हमने कल पढ़ा था ना यार, याद है? ग्राफ भूल गए? कल की वीडियो देखना।
स्पेलिंग सही लिख रहा हूँ? सर आपने एनवायरनमेंट में तो इंस्टॉल नहीं किया किसी? ये टेंसरफ्लो कहाँ इंस्टॉल किया? अब यार देखना पड़ेगा उसको जाकर, इसको दफा करते हैं और फिनिश करें, आज पता चल जाएगा। कोलैब खोलेंगे ना। यस सर, कोलैब खोलें सर। कौन सी ले लें? ये वाली खोल लेते हैं। सर ये ऊपर क्या भाग रहा है? यार ये पता नहीं क्यों आता है ये मेरे पास। कोई फंक्शन ऑन कर दिया होगा आपने। हाँ ये कुत्ता आ रहा है सर। अच्छा कुत्ता है ये। अब मुझे नहीं पता क्या चीज है ना, मेरा तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता, मैं तो पढ़ाई पे ध्यान रखता हूँ, फोकस। अच्छा मैं समझता था ये लोमड़ी है। तुम लोगों को कुत्ता लग रहा है ये? करीब करीब लग रहा है। चलो ठीक है भाई। टॉम मैं एंड क्या कर जेरी रहा वाला हूँ? कार्टून पर लगता है। हमारी हालत भी मॉडल वाली हो गई है, समझ नहीं आ रहा। टॉम लग रहा है सर। ये क्यों आए जा रहे हैं सर बार बार? यार ये पता नहीं क्यों आते रहते हैं। उस पे क्लिक करें, कुछ ऑप्शन आ रहा है या राइट क्लिक अच्छा करें उसके ऊपर? मैं देखता हूँ। ये मॉनिटरिंग कर रहे हैं क्या सर आपके? ये क्यों आ रहा है ये मुझे पता। कॉमन प्लेट सेटिंग्स, मिसलिनियस में होगा शायद। क्रोगी मोड और ये किटी मोड। पहरा दे रहे हैं सर आपको। हाँ चलो चला गया। ये शायद मैंने कोई क्रोगी मोड आया था। खुश भाई अच्छा देखो, इससे पहले वाले में ग्रीटिंग ग्राफ दिखाया ना, जबकि मैंने 2 वैल्यू दिए। अब मैं इसको क्या करता हूँ कि वैल्यू चेंज करता हूँ। एक ही दफा दिखा रहा है, इसका मतलब वैल्यू चेंज होने के बाद भी ये इसके किस तरीके से ये इसको डेटा को प्रोसेस करेगा, उसको ये अपने पास कैशे करके रख लेता है। इसने वैल्यू जो है वो क्योंकि कुछ कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है इसके अंदर, उसने सिर्फ ग्राफ ही रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अब यहां पर मैं अगर ये लिखता हूं कि प्रिंट अब चला के देखते हैं। अब देखो ये दोनों चीजें दिखा रहा है, समझ रहे हो बात? अब यहां पर जो है अगर मैं इसको ये कर देता हूं तो इसके अंदर इसने ग्राफ, इसने टेंसर फ्लो ने अंदाजा लगाया कि भाई इनपुट जो है वो यूज तो हो नहीं रहा, तो मुझे बार बार जो है वो आउटपुट करता हूं। वो उसने क्या किया, यहाँ पर इसको कैशे कर लिया। अच्छा अब ये दोनों अलग अलग दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है? अच्छा अब ये दोनों दफा दिखा रहा है क्योंकि मेरे पास वैल्यू चेंज थी। अब मैं इसको वैल्यूज को सिंपल करता हूं और ये
यूं करके देखता हूँ, अब एक दफा भी नहीं दिखा रहा। एक दफा दिखा रहा है क्योंकि वैल्यू सेम है। अच्छा, अब दोबारा चलाते हैं इसको डिफरेंट वैल्यूज के साथ। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर फंक्शन जो है वो हम बना रहे हैं और उसके अंदर फंक्शन बनाने के बाद हम वैल्यूज अगर अलग अलग दे रहे हैं तो वो दोनों दफा कैशे करेगा। अब इसके अंदर मसला ये है कि इसके अंदर मुझे लग रहा है कि इसके अंदर ये दोनों चीजें ये कैशे हो चुकी हैं। सही है। अब अगर मैं इसको कहता हूं कि x3 इक्वल्स टू pf डॉट रैंडम डॉट यूनिफॉर्म 4 5, तो आप देखते हैं कि, और इसके अंदर मैं यहाँ पे लेकर आता हूँ तो क्या होता है। ठीक है, मैंने अभी फंक्शन को क्रिएटिंग ग्राफ बनेगा सर। तो एरर आ गया भाई। अच्छा, इसको मैंने नहीं चलाया असल में। अब रोजे में जो है ना ये भी होगा, एक ही दफा दिखाया है इसने ना, क्योंकि इसने बाकी सारा जो कैश है वो कर लिया। अब मुझे ये नहीं पता कि इसमें दिखाया कौन सा वाला है ना। आई होप कि ये वाला दिखाया। इसको दोबारा चलाते हैं और देखते हैं कि अब ये दोबारा दिखाएगा या दिखाएगा। अब ये कोई भी नहीं दिखा रहा, इसका मतलब इसने तीनों वैल्यूज कैशे कर ली है। तो ये मैंने आप लोगों को तरीकेकार बता दिया। अब उसके ऊपर आप जो है वो और इसके ऊपर रिसर्च करें और मुझे बताएं कि इसका इनसाइड क्या हो सकता है। द बिहेवियर इज एक्सप्लेन्ड बाय द फैक्ट दैट द टेंसर फ्लो ग्राफ आर डिफाइंड बाय देयर ऑपरेशंस and shapes and types of tensor they receive as input. Therefore, when the input type changes, new graph need to be created. In the TensorFlow vocabulary, when TF function has defined input types, it became concrete function. To summarize, every time the decorated function is run for first time, TensorFlow caches the graph corresponding to the input types and the input shapes. If the function is run with the input in a different type, TensorFlow will create new graph and cache it. Nevertheless, it might be useful to log information every time the concurrent function is just the first time. So to do that, tf.print. ठीक है, तो अब ये देख लें सारी कहानी यहाँ पर आ गई। अब यहाँ पर ये वेरिएबल्स भी हैं टेंसर फ्लो के जो है वो वेरिएबल्स हमने इस्तेमाल किए हुए कि भाई वेरिएबल क्या होगा, नेम इसका माईवार होगा। ये क्या चीज है? आप अपने ऑन वेरिएबल भी बना सकते हैं। कल चैप्टर 3 शुरू करेंगे तो क्या कह रहे हैं? चैप्टर 3 कल शुरू करेंगे। अभी ये तो देख लें क्या ये कहाँ तक पहुंचेगा। तो इसके अंदर ये अभी जा रहे हो क्या तुम? नहीं अभी तो हूँ सर। बस ठीक है, जाने तो बता देना। अच्छा, तो यहाँ पर जो है हम यहाँ वेरिएबल बता रहे हैं। इसके अंदर वेरिएबल के अंदर दो चीजें हैं, एक तो ये वेरिएबल है और एक चीज है उसका अपना एक स्ट्रिंग नेम भी है अवेलेबल। ये वेरिएबल का फंक्शन बता रहा है कि ये जो ना सारी चीजें खुद ही प्रिंट कर देगा अगर आप उसको किसी और वेरिएबल में सेव करा दो। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर देखो कुछ थोड़ी सी चीजें नहीं हो रही है ना, नहीं हो रही है। नहीं है कि इसके अंदर अगर आपको वैल्यू डालनी है तो आप यहाँ पर एक तो ये वाला तरीका है, एक ये वाला तरीका इसमें दिया हुआ है कि आप जो है वो इसके अंदर असाइन का फंक्शन यूज करेंगे। और इसको numpy में प्रिंट करके आप प्रिंट भी करा सकते हैं। अच्छा, ये वाली चीज समझ में आ रही है आपको? जी सर। क्या?
सर ये P में जो है ना A+1 करके शो करवा देगा, A अगर 3 है तो उसको 4 करके P में शो करवा देगा। ठीक है, आगे चलते हैं। मैं इसमें अभी भी थोड़ा सा एक चीज हूँ जो अभी छोड़ के जा रहा हूँ आप लोगों के लिए। आप ये देखें, सवाल आप लोगों ने नहीं किया कि ये A+A=A+1 की जगह A असाइन क्यों लिख रहा है, असाइन मेथड क्यों करना पड़ रहा है। हम इसके अंदर डायरेक्ट ये वाला काम अगर A में भी असाइन करना था तो A=A+1 क्यों नहीं कर रहे। ये एक सवाल है जो आप लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूँ कि आप मुझे बताएं ऐसा क्यों कर रहा है। वाई यूज असाइन मेथड TF टेंसर फ्लो, वाई यूज टेंसर फ्लो असाइन मेथड। जरा सर्च करो इंटरनेट पर, मुझे बताओ। सर ये ऊपर जैसे लिखा हुआ है लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए डिबग करने के लिए आसानी होगी, ऐसा है क्या? ये तो वो है कि आप वेरिएबल का नाम दे देंगे यहाँ पे, जैसे A को आपने यहाँ पे नाम दे दिया माई वेरिएबल, तो ये आपको क्या करेगा कि पूरे के पूरे नामों के ग्रुप की लिस्ट बना देगा, जहां तक मेरा ख्याल। इसको और जहां पे चेक कर लेते हैं। टाइप ही कर दो यार। तो ये देखें यहाँ पर, ये यहाँ पर वेरिएबल का जो है ये एक नाम भी जो है वो आपको दे रहा है। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है मेरे ख्याल से जो आप यहाँ पर दे सकते हैं, नथिंग एल्स। तो यहाँ पर अब ये असाइन का जो मेथड इस्तेमाल कर रहा है, इसका क्या रीजन है ये आपको देखना है। किसी ने सर्च किया इंटरनेट पे जाकर? कोई करे यार इसको कि वाई TF डॉट असाइन मेथड, या मैं खुद यहाँ पे करूं? देखो यहाँ पे हर जगह ये असाइन की यूज कर रहा है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो असाइन मेथड है ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन है टेंसर फ्लो की, और इसके अंदर जो है वो इसने अपना मेथड इसलिए दिया हुआ है कि इसके अंदर ये शेप और बाकी चीजें फिक्स कर रहा होता है ऑप्टिमाइजेशन के लिए। तो इसलिए ये असाइन मेथड यूज करता है बजाय ये कि हम डायरेक्ट मैनिपुलेशन करें A+1 वाली। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटेड स्ट्रेटेजी के अंदर आते हैं। मिरर्ड स्ट्रेटेजी के अंदर क्या हो रहा है? ये वाली चीज है गई एक, तो इसके अंदर जो है मल्टीपल CPU जो है वो हम यूज करेंगे। सर क्लास कब तक एंड करेंगे आप वैसे? कब तक करें बताओ? सर आप बताएं। 4 बजे कर दें? सर खुद ही हो जाएगी एंड 4 बजे लाइट चली जाएगी। अच्छा ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि 4 बजे कर देंगे इस क्लास को हम एंड। सही है सर 1 मिनट रह गया बस, तो बस ये वाला हिस्सा पढ़ के खत्म कर देते हैं। तो मिरर स्ट्रेटेजी हो गई,
मल्टी वर्कर मिरर स्ट्रेटेजी सिमिलर बट रनिंग ऑन द मल्टीपल मशीन्स। ठीक है, सिस्टम बड़ा खराब है, जीपीयू नहीं है जिसके पास, उसके पास आधी चीजें चलती नहीं है। पैरामीटर सर्वर स्ट्रेटेजी, इसके अंदर मल्टीपल मशीन इंस्टेड ऑफ सिंकिंग वेट ऑफ द ईच डिवाइस दे आर कीप्ड ऑन द पैरामीटर सर्वर। ठीक है, टीपीयू स्ट्रेटेजी है इसमें। ये सारी स्ट्रेटेजी इसमें अवेलेबल है जो आप लगा सकते हैं। ये वो चीजें हैं जो हमने फ्रैंकोइस चोले की किताब में नहीं पढ़ी थी। ठीक है, यहाँ पे मिरर स्ट्रेटेजी हमने यहाँ पर करनी है, जो भी हमें स्ट्रेटेजी है वो बता दें। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम जो है वो कैरेस इस्तेमाल कर रहे होंगे तो ये वाली चीज मेरा ख्याल है कि कैरेस का लेटेस्ट वर्जन खुद ही कर लेता है। अदरवाइज अगर थोड़े से लो लेवल पर है तो आप इसको यहाँ पे आपको जो है ये सब चीजें डिफाइन करनी पड़ती है। इससे हमें ये भी पता लग रहा है कि टेंसर फ्लो के भी दो मोड है, एक कैरेस जिसको हम हाई लेवल एपीआई कहते हैं, और टेंसर फ्लो की एक लो लेवल एपीआई भी है जिसके अंदर हम कैरेस जैसा रैपर खुद भी बना सकते हैं। इसके अंदर हम मजीद कॉन्फ़िगरेशन के पैरामीटर वगैरह खुद दे सकते हैं। मोस्टली हम हाई लेवल एपीआई इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल कामों के लिए हम लो लेवल एपीआई भी यूज कर सकते हैं। तो यहीं पर हम अपनी क्लास का खत्म करते हैं।